नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों के 623 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। कुछ जगह ईवीएम की गड़बड़ी और छिटपुट झड़पों की खबरें बीच मतदान लगभग शांतिपूर्ण रहा और ऐसे में 58 सीटों में से कम 24 सीट पर जाट वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं। बीजेपी को 2017 का विधानसभा चुनाव जिताने में पश्चिम यूपी, खासकर वहां के जाट समुदाय का बड़ा योगदान था। अब केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून के विरोध से उपजे आक्रोश से जाटलैंड में बीजेपी के चुनावी समीकरण को बड़ी चुनौती मिल रही है। वहीं सपा के आरएलडी के साथ आने से यहां एक बार फिर जाट मुस्लिम समीकरण की चर्चा है। पहले चरण के मतदान में प्रदेश की योगी सरकार के आधा दर्जन मंत्री मैदान में हैं। इसके अलावा अवतार सिंह बढ़ाना, चौधरी बाबूलाल और उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के भी भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो गया। मुजफ्फरनगर, हापुड़, मथुरा और आगरा समेत किसान आंदोलन के केंद्र रहे जिलों में सुबह से मतदाताओं की लंबी कतारें नजर आईं। पहले चरण में कुल 63 प्रत्याशियों में से बीजेपी, बीएसपी और कांग्रेस ने 58 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, तो आरएलडी के 29 और समाजवादी पार्टी के 28 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई है। वहीं योगी सरकार के मंत्री श्रीकांत शर्मा, सुरेश राणा, संदीप सिंह, कपिल देव अग्रवाल, अतुल गर्ग और चौधरी लक्ष्मी नारायण भी इसी दौर में आने वाली सीटों से मैदान में हैं। सुबह से मॉर्निंग से ही कोई मतदान नहीं हो पा रहा है। बार मशीन खराब होने के कारण सारी लेडीज ये जा रही है, कोई वापस जा रही है। 3 साढ़े 3 घंटे के समथिंग बन रही है। वोट काट रखी मेरा दिखा रखा आपको। हाँ जी, किसने नंबर तो घोषित कर रखा नंबर डराना मान लो या धमकाना डराना तो उन्होंने ऐसी तो कोई धमकी नहीं दी, भाई कोई गाली दी छोटा हम बोलते नहीं। बस आकर उन्होंने कहा कि तुम्हारा घर वाला भाजपा का प्रचार क्यों कर रहा और वोट तुम्हें लड़के पे देनी और उन्हें समझा दी। डिस्ट्रिक्ट में हमारे जितने पोलिंग बूथ्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने ली है, कंट्रोल रूम पे आई है। सभी जगह मॉक पोल कंप्लीट होके पोलिंग प्रोसेस जो है स्टार्ट हो गया है। कहीं रैंडम कहीं बूथ्स पे ईवीएम मशीन की कंप्लेंट आ रही है, जहां पे हम लोग अपनी टीम्स भिजवा कर मशीन्स का रिप्लेसमेंट करा रहे हैं या जो भी उनका मैटर है उसको रिजॉल्व करा रहे हैं। सबसे ज्यादा मतदान शामली में हुआ, जहां चुनावी बुखार की वजह से 2 गुटों के बीच झड़पों की भी खबर आई। यहां सपा गठबंधन के प्रत्याशी प्रसन्न चौधरी जैसे ही वोट डालने पहुंचे तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की नारेबाजी शुरू हो गई, जिसके बाद दोनों गुटों में खासी झड़प हुई। बहरहाल प्रशासन ने पहुंचकर मामला शांत कराया। वहीं शामली जिले के ही कैराना में समाजवादी पार्टी ने कुछ बूथों पर गरीब वर्ग के मतदाताओं को वोट नहीं डालने देने का आरोप लगाया। वोटिंग शुरू होने के बाद से ही समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके कई केंद्रों में अनियमितता, मतदाताओं को डराने धमकाने, ईवीएम खराब होने और मतदाता सूची में नाम न होने की वजह से मतदान करने से रोकने की शिकायत की। वहीं बूथ में तो टॉर्च की रोशनी में मतदान अधिकारी वोटर लिस्ट में मतदाताओं के नाम तलाशते दिखाई दिए। यहीं खुर्जा सीट के एक मतदान केंद्र में तो ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से 3 घंटे बाद मतदान शुरू हो पाया, तो शामली में भी यही शिकायत पाई गई। जस्ट मुकाबला है कैराना में एक बार फिर से, और मेरा अनुमान है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता ने मन बना लिया है। जी, मुकाबला है और हमने मजबूती से अपना पक्ष जनता के बीच में रखा है अब, और चुनाव में अपनी मजबूत कैंपेनिंग की है। अब जनता के हाथ में बात आ गई है, लेकिन हम लोग आश्वस्त हैं कि जनता हमारा साथ देगी। इस चुनाव में बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हाई प्रोफाइल नेताओं की किस्मत दांव पर लग गई है। कैराना में बीजेपी सांसद हुकुम सिंह के बेटी मृगांका सिंह दोबारा मैदान में है, तो गठबंधन ने नाहिद हसन को मैदान में उतारा है। पिछली बार भी नाहिद हसन ने मृगांका को भारी मतों से हराया था। वहीं हिंदुओं के पलायन की खबर के बाद कैराना सुर्खियों में आया था। नोएडा से कांग्रेस ने पंखुरी पाठक को मैदान में उतारा है, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे और यहां से विधायक पंकज सिंह दोबारा मैदान में हैं। नहीं, एक भव्य, सुंदर और सुरक्षित नोएडा का हम लोगों ने जो प्लेटफॉर्म तैयार किया है उसको हम सब लोग हासिल करेंगे। वहीं थाना भवन से 2 बार से विधायक रहे सुरेश राणा तीसरी बार भी किस्मत आजमा रहे हैं, तो सरधना से संगीत सोम
ताकत आजमा रहे हैं। कार्यकर्ता सरदना सीट 50,000 प्लस सीटों से 1000 वोटों से जिताने जा रहे हैं। हम जातीय समीकरण पर चुनाव नहीं लड़ते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ हम चुनाव लड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी को 36 बिरादरी का वोट मिलता है, ना कि किसी एक बिरादरी का मिलता हो। नहीं, थाना बोल में भारी उत्साह है और विकास को लेकर के लोगों में बहुत जोश है, कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत जोश है, विशेषकर महिलाओं में बहुत उत्साह है और मैं कह सकता हूं कि भारी उत्साह है और बहुत बड़े अंतर के साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है शायद गठबंधन का खाता ना खुले। वहीं राज्यपाल पद से इस्तीफा देकर आगरा ग्रामीण से बेबी रानी मौर्य चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने अपने नाम के आगे जाटव लगा लिया है। उन्हें बीजेपी ने पार्टी के दलित महिला चेहरे के तौर पर उतारा है। लगातार हमारी डबल इंजन की सरकार, केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश में मोदी जी इतने विकास के कार्य किए उन्होंने बिना जाति धर्म के आधार पर। बस मुझे लग रहा है रिजल्ट अच्छा आएगा और मैं तो एक अपील और करना चाहूंगी, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से हूं, सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही मतदान करें। पिछली बार विधानसभा चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही शुरू हुए थे। 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों के बाद यहाँ के पुराने सभी राजनीतिक समीकरण ध्वस्त हो गए थे और जो नए समीकरण बने उससे बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ। जाटलैंड में पहली बार कमल खिला था। इन 58 सीटों में से बीजेपी को 51 सीटें हासिल हुई थी। समाजवादी पार्टी के खाते में 16 सीटें गई थी तो कांग्रेस 2 और बहुजन समाज पार्टी महज 1 सीट पर कब्जा कर पाई थी। एक आकलन के मुताबिक उस चुनाव में बीजेपी को कम से कम 40% जाटव और 17% गैर जाटव यानी कि खटीक, पासी, वाल्मीकि वोट मिले थे। जबकि 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मुश्किल से 7% जाट वोट मिले थे। लेकिन मुजफ्फरनगर के संयोग या प्रयोग के बाद बीजेपी प्रदेश में बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब रही और 2012 में पार्टी का वोट शेयर 15% से बढ़कर 38% तक पहुंच गया था। लेकिन इस बार किसान आंदोलन और लखीमपुर खीरी कांड की वजह से सियासी समीकरण बदला हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में लखीमपुर मामले के प्रमुख आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत मिलने का भी असर चुनावी सियासत पर पड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो चलिए, लोकतंत्र में आज दरअसल बात होगी चुनाव की, क्योंकि पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया है, यानी कि पहले चरण का चुनाव हो गया है और उसके साथ ही अब ये भी कहा जा सकता है कि आखिर ये वोट परसेंटेज कहाँ क्या है, कितना हुआ है और ये आखिर किसके लिए फायदेमंद है। इस पे भी आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। कंचन द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के स्पोक पर्सन है, बहुत स्वागत है आपका। अमन पांडे जी इस वक्त हमारे साथ हैं, RLD के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है सर। CP राय जी हमारे साथ हैं, समाजवादी चिंतक है, आपका भी सर स्वागत है। आलोक कुमार जी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है, आलोक जी बहुत स्वागत है। धर्मवीर चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं BSP के, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा कंचन जी आपसे ही है। कंचन जी, जाटलैंड में एक बार फिर से कमल खिलाना कितनी बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए फिलहाल है, क्योंकि आज पहले चरण का चुनाव हुआ और चुनाव होने के साथ ही जिस तरह से उत्साह लोगों में देखने के लिए मिला, काफी हद तक तस्वीरें साफ हो जाती है। जी, पहले तो बहुत बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, काफी दिन बाद आए हैं इसलिए। बाकी मैं कहूँ कि मैं बहुत खुश हूँ वहाँ का माहौल देख करके, जो वहाँ पर लोगों ने उत्साह दिखाया। जिस प्रकार से मैं कह सकती हूँ 3 बजे तक वहाँ पर अपडेट हुआ कि 50% लोगों ने मतदान कर लिया था 3 बजे तक। तो मैं बता सकती हूँ कि इस समय की स्थिति क्या होगी। लगभग वहाँ पर वोटिंग बहुत अच्छी हुई है और सुचारू रूप से हुई है। सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी तरीके से की गई हैं। चुनाव व्यवस्था, चुनाव आयोग इन सब चीजों को संभालता हुआ आ रहा है। बाकी वहां पर जो मैंने देखा बयानों के हिसाब से कि महिलाएं जो थी वो इसलिए आगे बढ़ रही थी कि उनका कहने का मतलब था कि हमने जो 5 साल में अभी तक महिलाओं के लिए सुरक्षा देखी है वो हमें बहुत अच्छा लगा और प्रथम बार हम ऐसा सोच रहे हैं कि जो योगी जी के और मोदी जी के आने से हुआ है तो हमें बहुत सुरक्षित महसूस हो रहा है और हम यही चाहते हैं कि हमारे लिए सुरक्षित रहे सारा माहौल, इसलिए हमने उसके पक्ष में वोट दिया। तो मैं इन सारी चीजों से अनुमान लगा सकती हूँ। मैं थोड़ा राजनीति से हटकर भी बात करूं नेहा जी, तो उनके जो वाक्य थे वो बिल्कुल भी कहीं
और किसी पक्ष में जाते हुए मुझे नहीं लग रहे थे, मुझे मेरी ही पार्टी में आते हुए लग रहे थे कि उनको गुंडागर्दी, वो एक बयान बार बार दे रही थी कि वो गुंडागर्दी से बची हुई है और बहुत प्रकार से विकास हुआ है हमारे शासनकाल में, तो उनको ये भी चीजें दिखाई दे रही हैं। महिलाएं बहुत शिक्षित होकर के इन सब चीजों को देख रही हैं और वो विवेकशील तुलनात्मक दृष्टि से उन लोगों ने देखा। बाकी सभी ने अपने अपने पक्ष में अपनी अपनी चीजों को, और जो जिसकी दृष्टिकोण था उन्होंने अपना अपना मतदान दिया है। बाकी मैं कहूंगी कि जो भी हमने विकास किया है वो हमें 10 तारीख को मिल ही जाएगा, और जिसने जो भी कार्य किया है, जो जिस योग्य है, उन्हें वहां का वो दृश्य दिखाई देगा। ठीक है, महिलाएं बहुत संख्या में निकल के बाहर आई, अपने मताधिकार का प्रयोग किया, लोकतंत्र के इस उत्सव को मनाया। अमन पांडे जी, महिलाएं साइलेंट वोटर के तौर पर काम करती है। 2014, 2017 में भी हमने देखा, 2019 में भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिला। क्या लगता है, एक बार फिर से महिलाएं बाहर निकल के आई हैं? कंचन जी कह रही हैं कि साइलेंट वोटर तो है ही, साथ अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत सजग है महिलाएं, इसलिए वोट हमारे पक्ष में ही पड़ा। बिल्कुल नेहा जी, जो कंचन बहन कह रही थी कि वोट इनके पक्ष में पड़ा है और महिलाएं बहुत ज्यादा तादाद में निकल के आई हैं और वोटिंग परसेंटेज से बढ़ा है, मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। और महिलाओं ने इस बार जो महंगाई की मार पड़ी उनपे, घर चलाने में जो दिक्कतें आई उनको, उस पे जाकर के वोट किया है। जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है वो किसानों में रोष था, बहुत महीनों से हम इंतजार कर रहे थे कि ये दिन आए और जिस दिन हम वोट के जरिए संवैधानिक अपनी जो हमें अधिकार मिला है उसके जरिए भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करें, और वो आज आपके सामने दिखा। अच्छा मतदान हुआ है और काफी लोगों में जोश था, युवाओं में जोश था, बुजुर्गों में जोश था। आप देखिए बुजुर्ग लोग भी, काफी दादी अम्मा लोग भी गई और वहां पर लाइन में लग करके वोट दिया, और यही कहते हुए दिया कि भाई नलके पे दे रहे हैं वोट, इस बार तो इसको हटाएंगे, इस किसान विरोधी सरकार को हटाएंगे। आपने देखा कितनी क्लिपिंग आई है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है इस चीज का। तो यही है, और 10 मार्च को 1 महीने बाद मैं यही बैठूंगा आपके साथ। आप 10 तारीख तक कम से कम काम आएगा आपको। जी ठीक है। सीपी राय जी, क्योंकि आज हमने देखा कि अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को भी हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है, कल तक बाहर आने की उम्मीद है, कहा जा रहा है कि कल तक वो बाहर आ जाएंगे। क्या लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं चुनावों को प्रभावित कर सकता है विषय, क्योंकि किसानों का विषय इस चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण था और दोपहर में ये खबर आ गई थी कि आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई है। क्या लगता है कि इस चुनाव में प्रभावित किया है लोगों को? आशीष मिश्रा के सवाल पर उसके पिता को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग पूरा किसान आंदोलन लगातार करता रहा है और उनकी मांग नहीं मानी गई। खैर नैतिकता का तकाजा था, उस नैतिकता को स्वीकार नहीं किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, वो उनका काम है। अब उसका क्या असर आएगा ये तो आज के बाद जब प्रचार और अगला चुनाव शुरू होगा तब तक समझ में आ जाएगा कि लोगों ने उस पर क्या रिएक्शन दिया, दिखाई पड़ने लगेगा। लेकिन जहां तक आज का चुनाव है, आज का चुनाव एक सत्ता विरोधी लहर जैसा कुछ दिखाई पड़ा मुझे। और ऐसे लोग, मैं तो जिससे आगरा में रहता हूँ, मैंने यहाँ आज कुछ लोगों से बात की और ऐसे लोग जो पहले कभी भी समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देते थे आज, और बल्कि उसका नाम भी ठीक से नहीं जानते, लेकिन आज मैंने कुछ लोगों से बात की, कुछ बहुत आम गरीब लोगों से बात किया, ऐसे पूछा मैंने किसको वोट दे रहे हो तुम लोग तो कमल को देते होगे। बोले हाँ बाबू जी पिछली बार तो दिया था, लेकिन अब की बार बस्ती ने फैसला किया साइकिल को देने का। मैंने कहा साइकिल किसकी है, वो उनको नहीं पता था ठीक से, लेकिन उन्होंने इस तरह का एक फैसला किया है। तो ये छोटी छोटी जो चीजें होती नब्ज होती है चुनाव की, और ये चुनाव सत्ता विरोधी लहर का चुनाव फिलहाल आज तो दिखाई पड़ा है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका चूंकि किसान बहुल इलाका है और वो इलाका है जहाँ से बहुत बड़ी तादाद में किसान 1 साल तक इस सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे अपनी मांगों को लेकर के, और करीब 700 शहादत के बाद तब जाकर के उनका खाली किसान बिल रोक दिया गया, और वो भी तमाम लोगों की धमकी के बाद फिर हम वापस लेके आएंगे। तो 700 की शहादत, 1 साल जाड़ा गर्मी बरसात देखना, खुद को खालिस्तानी और आतंकवादी पता नहीं क्या क्या विशेषण सुनना, इस तरह की तमाम बातें। इसके अलावा बेरोजगार जो पिछले दिनों सड़क पर निकले थे, मैं उसको एक इंडिकेशन मानता हूँ। पहले निकलते तो उन पर लाठियां पड़ती थी और कोई सड़क ऐसी नहीं है तो उनके खून से न लगी हुई हो, लेकिन अभी जब निकले तो अब चूंकि चुनाव घोषित हो चुका था, अभी फैजाबाद में, इलाहाबाद में, जगह जगह तो लाठियां तो नहीं पड़ी, तो देर रात तक वो नौजवान निकले। तो मैं उसको एक इंडिकेशन मानता हूँ कि नौजवानों में एक बेचैनी है, और कुछ पता नहीं सरकार का क्या तरीका था कि जितनी भी भर्तियां निकली वो या तो कोर्ट से स्टे हो गई
और या फिर उसके पेपर लीक हो गए। अब ये क्यों हुआ, ये तो सरकार को जांच करने का विषय है, लेकिन उसकी एक बेचैनी नौजवानों में दिखलाई पड़ रही है और उसका परिणाम और महंगाई का परिणाम मुझे लगता है इन चुनावों पर उसकी छाप दिखाई पड़ रही है। कई मुद्दे आपने बता दिए, लेकिन कंचन जी कुछ कहना चाह रही है, उनका रुख करूं उससे पहले धर्मवीर जी जल्दी से बता दीजिए ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर आज मतदाता निकला घरों से बाहर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। बीएसपी को क्या लगता है? नेहा जी, सबसे बड़ा मुद्दा प्रदेश में आज जो किसानों का, खासकर मैं 58 सीटों की बात करूंगा, इन 58 सीटों में जो किसान 750 किसान मारे गए थे डबल इंजन की सरकार में, सबसे ज्यादा आहत इस बेल्ट में जाट समाज के लोग, सर्व समाज के लोग जो किसान थे वो हुए थे। और उन्होंने ये निर्णय कर लिया कि खासकर मैं अपनी कम्युनिटी की बात करूंगा, जाट समाज की, कि बीजेपी का सुपड़ा साफ करना है, तो उन्होंने एक मत से बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया। अब चूंकि इस ठग महाबंधन में 13 टिकटें अखिलेश यादव ने डर के मारे लोकदल के सिंबल पर अपने लड़ा दिए, तो मैं निश्चित तौर पर अपने आज ये कह सकता हूं कि ये जाट समाज के लोग मर जाएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करेंगे। वो लोकदल के कैंडिडेट को वोट कर सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वोट नहीं करेंगे। और यही कारण है कि मथुरा में जाट बहुल होते हुए समाजवादी पार्टी लोकदल के कैंडिडेट तीसरे नंबर पर जा रहे हैं। उनको वहां का लोकल जो किसान है, जाट है, वो हरा रहे हैं। और इसमें सर्व समाज के लोग भूमिका अदा कर रहे हैं, वो चाहे आगरा की सीटें हो, चाहे मथुरा की सीटें हो, और चाहे इधर कैराना मुजफ्फरनगर की तरफ आप आ जाएं। तो ये जो बहुजन समाज की ताकत है, बहुजन समाज पार्टी ने पिछली बार इन 58 सीटों में 3 सीट प्राप्त की थी और 30 सीटों पर हम नंबर 2 थे। और उसी आंकड़े के हिसाब से हमारे 22% से ज्यादा वोट परसेंट था। निश्चित जो है हम इस बार इन 58 सीटों पर आधे में बहुजन समाज पार्टी रहेगी और आधे में ये सारे रहने वाले हैं। क्योंकि जो परफॉर्मेंस है वो बहुजन समाज पार्टी ने सब जाति धर्म के लोगों को जिस सामाजिक सरोकार के रूप में दावे और वादे किए जा रहे हैं, दावे और वादों का दौर जारी है, क्योंकि अभी महज 1 चरण का चुनाव हुआ है, 6 चरणों का चुनाव अभी बाकी है। कंचन जी रखिए अपनी बात। जी नेहा जी, मैं बोलना चाहूंगी, मैंने अभी अमन जी को भी सुना और बाकी सारे पैनलिस्ट को सुना। अभी मैंने सुना था अमन जी को बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे और बोल रहे थे, लेकिन मुझे उनको सुन करके एक, वैसे मैं गालिब को कोट नहीं करती हूँ, पर मुझे लग रहा है कि उनके लिए कोट कर देना चाहिए। वही कहने का मतलब, गालिब एक बार कहते हैं कि दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, तो आप ये अपना ख्याल रखिए। बाकी हमें मालूम है और ये भारत आपकी पूरी टेक्निक को समझ रहा है, जिस प्रकार से आप ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं। जबकि मुझे लगता है कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं या जो भी प्रवक्ता होते हैं उनको शायद ये अखिलेश जी के माध्यम से कहा गया होगा, भैया जब भी डिबेट में बैठना तो हिंदू मुसलमान और ये जातिवाद करके जरूर बैठिएगा। तो मैं जब भी बैठती हूँ तो सारे पैनलिस्ट मुझे यही शुरुआत करते हुए दिखते हैं, लेकिन मैं आज खुद से शुरुआत कर रही हूँ इस बात के लिए कि मैं ये समझा सकूं देश को, प्रदेश को आपके माध्यम से, कि ये लोग शुरुआत करते हैं, बाकी बदनाम हमें करते हैं, बीजेपी को करते हैं कि ये लोग हिंदू और मुसलमान शुरू करते हैं। लेकिन मैं फिर से जनता को ख्याल करवा दूं, नेहा जी आप भी जानती हैं कि जिन्ना और पाकिस्तान शुरुआत अखिलेश जी ने किया था, वहां से शुरू करते हैं और आप जान रही हैं कि अब किस स्थिति में शुरुआत कौन कर रहा है, शुरुआत कौन कर रहा है? कंचन जी, अमन जी, आप लोगों पे आरोप लग रहे हैं कि ध्रुवीकरण की राजनीति आप लोग करते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति आप लोग करते हैं और साथ ही साथ जिन्ना गन्ना की राजनीति आप लोग करते हैं। बेकार में ही बीजेपी पर आरोप लगाए जाते हैं, इस तरह की बात कह रही हैं कंचन जी। नेहा जी, मैंने तो डिबेट में स्टार्टिंग में भी ऐसी कोई बात नहीं कही, और जहां तक मैं बहन ने एक गालिब का जो शेयर दिया, कम से कम मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हुआ कि जो हमारी भाईचारा जिंदाबाद का जो हमने नारा दिया था, जो हमने रैलियां की थी, उसका फर्क कुछ ये भी पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी भी अब गालिब को कोट करने लगी। ये मैं इसके लिए बहुत प्रसन्न हूँ कि आप लोग ऐसे ही भाईचारा को मानते रहिए। हम तो यही चाहते हैं, हम भाईचारा की बात करें, हम रोजगार की बात कर रहे हैं। मानने वाले लोग हैं भैया, जी सभी को हमने कब बात की, हमने कब बात की? ये सारे बयान किसकी तरफ से आ रहे हैं? हम लोग तो सपा की सरकार मत बनने दो, वरना ये केरला बन जाएगा। ठीक है आलोक जी, सर्वधर्म संवाद की बात की जाती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस पर रहा इस चुनाव में फोकस? क्योंकि यहाँ पे तो जातिगत आधार पर वोटर्स को बांटने की कोशिश की गई, धर्म के आधार पर वोटर्स को बांटने की गई।
ध्रुवीकरण की राजनीति हावी रही, जैसा कि हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं सुबह से? आलोक जी। बिल्कुल बिल्कुल नेहा, तो ध्रुवीकरण की राजनीति में महज वो तमाशा है, मोटे तौर पर समझ लीजिए। किसी पार्टी ने इस बात का जिक्र नहीं किया जो कि युवाओं को सबसे ज्यादा भाता है। उनको ये देख, नो योर कैंडिडेट के नाम से वेबसाइट काफी प्रचलित था, सबसे ज्यादा उसके व्यूअर गए हैं। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में युवाओं ने देखा है कि कौन कौन से उम्मीदवार हैं और किन पर कितनी आपराधिक धाराएं हैं, कितनी किसकी लागत है, कितनी किसकी आमदनी है और कैरेक्टर वाइज कौन सा अच्छा है, और किसने अपराध किया है तो उसको मुकदमे के नेचर क्या है, वो सब आज का जो युवा मतदाता है, जो बड़ी तादाद में तकरीबन आज की वोटिंग के हिसाब से 60% युवाओं ने वोट किया है, और उन सब की नजर में जो पढ़े लिखे हैं उनकी नजर में ये जो विचारधारात्मक या ध्रुवीकरण की राजनीति है उससे ऊपर उठ करके ये रहा है कि संविधान ने उन्हें दायित्व दिया है अपने उम्मीदवार चुनने का, और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो उम्मीदवार योग्य उन्हें समझ में आ रहा है उसके लिए मतदान किया है। इनफैक्ट चुनाव आयोग ने एक और विकल्प दे रखा है उनके लिए कि अगर कोई उम्मीदवार उनके पसंद का नहीं है तो नोटा दबा सकते हैं। तो ये मैं जहां आज घूमा उत्तर प्रदेश में, खास करके गाजियाबाद नोएडा की सीटों पे, तो मुझे बड़ी तादाद में युवा निकलते हुए दिखे और इस बात की चर्चा करते दिखे जिससे गंभीरता से राजनीतिक दलों को समझना चाहिए आने वाले चुनाव में भी, इस चुनाव में भी, कि ध्रुवीकरण की राजनीति से जो कन्वर्जन है उससे बेहतर कन्वर्जन है कि आप उन्हें एक योग्य उम्मीदवार दीजिए और फेयर उम्मीदवार दीजिए। बेसिकली भारतीय संविधान मतदाताओं के सामने यही पेश करता है। जो भी बैलेट पेपर है उसमें ये नहीं है कि कौन सी पार्टी है, महत्वपूर्ण ये है कि किसी न किसी उम्मीदवार को चुन रहे हैं वो, और वो उम्मीदवार अगले 5 साल के लिए उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए लड़ने वाला है, खड़ा रहने वाला है, उनके दुख का साथी है, और पिछले पात्रता के हिसाब से वो देख रहा है, आंक रहा है, और युवाओं को बरगराने की या ध्रुवीकरण की राजनीति के तौर पर बार बार कोशिश की गई, ये जाट, ये हिंदू, ये मुसलमान, लेकिन वो देख रहे हैं कि कौन सा उम्मीदवार आने वाले 5 सालों के लिए उनके लिए खड़ा रहने वाला है, उनके कामों को डिलीवर करने वाला है, कौन बेहतर उम्मीदवार है, जिसके सभी स्वच्छ है। तो ये सारी चीजें भी बताता है। ठीक है राय साहब, सवाल इस बात को लेकर है क्योंकि अब जो पढ़ा लिखा एक तबका है वो ये समझता है कि उनके भले के लिए कौन राजनीति बेहतर कर रहा है, कौन उनके भले का काम कर रहा है। क्या आपको लगता है कि क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि तमाम जो समीकरण थे वो धराशायी हुए, चाहे हम 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें, 2017 के विधानसभा चुनावों की बात करें, या फिर 2019 के लोकसभा चुनावों की बात करें, जातिगत आधार से ऊपर उठकर लोगों ने वोट दिया था, धर्म से ऊपर उठकर लोगों ने वोट दिया था। तो क्या वाकई आपको लगता है कि उस नैरेटिव को तोड़ा था जो ये कहा जाता है कि अगर जाट बहुल इलाका है तो जाट अगर खड़ा होगा तभी लोग वोट देंगे? तो क्या वाकई आपको लगता है कि वो नैरेटिव इस बार भी टूटेगा? ये जिन चुनावों का आप जिक्र कर रही हैं, उन सारे चुनावों में भी जातियों ने अपनी जातियों को देख के वोट भी दिया था। उसी जात के 3 कैंडिडेट थे जो सबसे भारी या उनकी पसंद का जो दल था उसकी जात को दे दिया था। ये भारत का दुर्भाग्य है, खासतौर उत्तर भारतीय इन प्रदेशों का दुर्भाग्य है, यूपी और बिहार का। जहाँ तक 2014 की बात किया, 17 की बात किया, 19 की बात किया आपने, 2014 एक अलग तरह का चुनाव था जिसमें एक लंबे समय से नैरेटिव बढ़ा गया। एक विनोद राय नाम के आदमी पैदा किए गए और उन्होंने जमीन से आसमान तक, पाताल तक तमाम बड़ा भ्रष्टाचार खोद के निकाला, तो इन 8 सालों में कहीं निकल नहीं पाया, कोई जेल नहीं जा पाया। फिर एक अन्ना नाम के एक भागे हुए ड्राइवर लाए गए और उनको गांधी से बड़ा बनाया गया। एक ऐसा माहौल बनाया गया कि उस सरकार के खिलाफ एक माहौल बना। फिर अच्छे दिन और कोई गुजरात मॉडल, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार फला सरकार, बहुत हुआ महिला पर वार अब की बार फला सरकार, इत्यादि इत्यादि तरह के नारे पॉपुलर हुए और उसके कारण जनता को लगा कि शायद कोई अच्छे दिन नाम की चीज मिलेगी और ये महंगाई इत्यादि इन सब चीज से पिंड छूट जाएगा। तो वो उसका चुनाव था। 2017 का चुनाव मैं बार बार कहता हूँ, लोग अलग नैरेटिव लेते हैं। 2017 का चुनाव समाजवादी पार्टी के आपसी झगड़े का चुनाव था। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी कुल 14 साल से बीजेपी सरकार में नहीं थी, उसका अपना चुनाव था। प्लस बहुजन समाज पार्टी ने कुछ गलती किया था उस चुनाव में। बहुजन समाज पार्टी को 130 सारी सीट मिलनी चाहिए थी, ऐसा मानना था मेरा। और मैं उसके एक बड़े नेता को मैंने कहा भी था शुरुआत में ही चुनाव की, आप ये गलती कर रहे हो और इसकी वजह से चुनाव हिंदू वर्सेस मुसलमान हो जाएगा, और उसमें वो परिणाम दिखा। 2019 में नेहा कोई गलतफहमी नहीं लेना चाहिए, चुनाव अलग जा रहा था, लेकिन एक पुलवामा ने सारे चुनाव को पलट दिया। किसी ने न योग्यता देखी, न किसी ने कुछ देखा। हाँ,
हर पार्टी जात देख के टिकट देती है, धर्म देख के टिकट देती है। बहुजन समाज पार्टी के भारतीय जनता पार्टी को जरूर घृणा है कि 300 से ज्यादा विधायकों में एक भी मुसलमान नहीं है, एक भी ईसाई नहीं है, एक भी सिख नहीं है, उनको घृणा है। लेकिन धर्म को छोड़ दें तो हर पार्टी जात का इलाका देख के किसके वहां ज्यादा वोट है या नंबर 2 पर सबसे ज्यादा वोट किसके, समीकरण क्या बनता है, उसी पे टिकट देती। ये समाजवादी, ये लोकतंत्र की, भारत के लोकतंत्र की। ठीक है कि कई सवाल राय साहब ने खड़े किए हैं, उस पर मैं जवाब भी लूंगी बीजेपी के प्रवक्ता से, लेकिन इससे पहले इस सवाल आपसे मेरा कि कानून व्यवस्था का जब जिक्र होता है तो एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश में मायावती की ओर भी देखा था लोगों ने और मौका दिया कि कानून व्यवस्था बेहतर हो। काफी हद तक जनता उनसे खुश भी थी कि कानून व्यवस्था को सुधारने में मायावती ने काफी योगदान दिया था। क्या एक बड़ा मुद्दा है आज के वक्त भी कानून व्यवस्था, जिसको लगातार भारतीय जनता पार्टी भुनाने की कोशिश करती रही? नेहा जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के लॉ एंड ऑर्डर को देश की और प्रदेश की जनता हमेशा याद करती है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 1 साल की सरकार हुई थी, हमारे एक सांसद ने गरीबों के झुग्गियों पर, झोपड़ियों पर बुलडोजर चला दिया था। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने सरकारी निवास पर बुला करके उस सांसद को गिरफ्तार करा करके जेल भिजवाने का काम किया था। आज जो योगी आदित्यनाथ की सरकार में, ठोकी बाबा की सरकार में जो ठोका जा रहा है, ये जो ब्राह्मण समाज के 550 लोग मारे गए, ये डबल इंजन की सरकार में 750 किसान मारे गए, ये टैनी के लड़के ने जो कुचल दिए थार से किसान, ये पूरा प्रदेश देख रहा है कि इनके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की क्या व्यवस्था है। आज हर 2 घंटे के अंदर एक बहन बेटी के साथ में बलात्कार की घटना होती है। ये कुलदीप सेंगर जैसे अपराधियों को बचाने का काम करते हैं। और वहीं समाजवादी पार्टी का भी चाल चरित्र चेहरा एक जैसा है। वो कुलदीप सेंगर को बचाते हैं तो ये गायत्री प्रजापति को बचाते हैं। ये दंगे कराते हैं और दंगे करा करके तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री के मुंह से जो है कभी भी आपने कोई अच्छे शब्द नहीं सुने होंगे। कैराना, हिंदू, मुस्लिम, केरल, जम्मू कश्मीर, मार देंगे, काट देंगे, ठोक देंगे, घर में निकाल देंगे, तो ये शब्दावली जो है अच्छी नहीं है। कंचन जी जवाब दीजिए, ठोकों की नीति पे चलते ही है भारतीय जनता पार्टी, धर्मवीर चौधरी कह रहे हैं। वहीं पर जो है ये जो अखिलेश चौधरी जी, फिर लेती हूँ आपसे सवाल। नेहा जी, क्या ठोकों की नीति लागू कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी, इसी पर चलती है? बिल्कुल नेहा जी, बिल्कुल चलती है। जो लोग हमारे देश को बिगाड़ना चाहेंगे, जो लोग हमारे यहाँ पर गद्दारी करना चाहेंगे, जो लोग हमारे समानता को, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, हम चाहेंगे कि जो हमारा एक मंदिर है, जो शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, उसे आप मंदिर कह दो, मस्जिद कह दो, आपको जो अच्छा लगे, आप जिस धर्म से बिलोंग करते हो आप उसको वो बना लीजिए। लेकिन हम लोग नहीं चाहते कि वहां पर भी हम लोग धर्म के कपड़े पहन करके जाएं। कंचन जी, हिजाब पे बात नहीं हो रही है, मुद्दे पे आइए। क्यों भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, क्यों ठोकों की नीति पर चलती है, ये सवाल उठाए जा रहा है यहाँ पर। और राय साहब ने कहा कि एक भी कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो हिंदू धर्म के अलावा किसी और धर्म से ताल्लुक रखता हो। क्यों नहीं है भाई, बहुत सारे लोग हमारी पार्टी में भी ऐसे हैं। बाकी रही मुसलमान की बात, तो उन पर मेहरबान है ना, मुसलमान भी नहीं, गद्दारों पर और क्रिमिनलों पर मेहरबान है हमारे सपा साहब जी, तो उनसे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई आतंकियों पर मेहरबान है, तो कोई ठीक है, कोई माल पर मेहरबान है, कोई मुसलमान पर मेहरबान, हम उनको टिकट देने वाले लोग हैं। मैं यहाँ पर तुलसीदास जी को कोट करूंगी, गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूल मलिन उजागर, जहाँ सबका विकास हो सके, जो गरीब का विकास हो सके, जो गरीबों को कोई कभी 3 पीढ़ियों से कह करके चला आ रहा था गरीबी हटाओ, लेकिन फिर भी 3 लोगों की पीढ़ियों के अलावा, 3 व्यक्ति की पीढ़ी के अलावा किसी ने कोई गरीबी नहीं हटा पाई उन लोगों ने। लेकिन हमने गरीबी के लिए बहुत कुछ काम किया, गरीबों के लिए मकान दिया, वो लोग कहते आ रहे थे लेकिन हमने किया। गरीबों को 2 वक्त का भोजन दिया, जब सारे लोग परेशान थे भोजन के लिए, उस कोरोना काल में हमने उनको जीवित रखने का काम किया, हमने उनको जल पहुंचाया, मकान पहुंचाया। आप लोगों को ऐसा लगता है, कह रहे हैं हम तो सबका साथ सबके विकास के साथ आगे बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि हमने उत्तर प्रदेश में भी बेहतर काम किया है। आप लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ अपना विकास किया है। नेहा जी, आज की 2 घटनाओं से आपको वाकिफ कराता हूँ, वैसे आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप वाकिफ होंगे भी। एक, जो टेनी के लड़के आज हैं जिनको जमानत मिली है, मैं अपनी बहन से पूछना चाहता हूँ कि क्या वो खुशी दुबे जो हैं, क्या उनसे बड़ी अपराधी है कि वो जेल में है और टेनी की जमानत हो जाती है? और दूसरा,
इनके अलायंस के पार्टनर है जेडीयू, जिनके साथ में ये बिहार में सरकार बना करके बैठे हुए हैं। धनंजय सिंह जो कि फरार चल रहा है, उसको इन्होंने बैकडोर से जाकर के उसको टिकट दिलाने का काम किया है जेडीयू से। ये क्या बात करते हैं, क्रिमिनल को इन्होंने ठीक कर दिया, ये कुछ भी मुझे एक बात बताने की कृपा करिए आप। एनसीआरबी के डेटा की अगर बात कर लीजिए, इन्हीं का डेटा दिया हुआ है। सबसे ज्यादा किडनैपिंग पूरे भारत में कहाँ हुई, इससे पूछिए 2020 का डेटा हुआ है, वो मैंने डेटा नहीं निकाला, या मेरी पार्टी ने या समाजवादी पार्टी ने, एनसीआरबी डेटा ही बात कर लीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ जब इनसे ये क्वेश्चन करेंगे तो ये हिंदू मुस्लिम करने लग जाएंगी, तो जब इनसे कुछ भी रोजगार को सवाल करेंगे हिंदू मुस्लिम करने लग जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं जवाब लूंगी कंचन जी से। क्या ये जो आज आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है, ये डेंट देगा क्या भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में? बिल्कुल भी नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ जो पाठक जी कह रहे हैं। वो एक न्यायिक व्यवस्था के तहत में है, बाकी वो कोर्ट के थ्रू हो रहा है, हमारे थ्रू उसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, हम उसमें कहीं पे इन्वॉल्व भी नहीं है, क्योंकि वो एजेंसियों का काम है और वो अपना कर रही है, वो उनका न्यायपालिका का काम है, वो अपना देख रहे हैं, इसमें हमारा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बाकी मैं पाठक जी को याद दिला दूं कि जो वो बार बार कह रहे हैं ना, जाने किसकी बात कर रहे थे, अभी तो मुझे ठीक से पता नहीं, लेकिन हाँ उनकी बात पर मुझे मुख्तार अंसारी जरूर याद आ गए कि वो जेल में थे, शायद आपको याद हो, मुझे ठीक से याद आ रहा है। आप जानते हैं क्या आजम खां को? पाठक जी जानते होंगे ना आजम खां को, वो कहाँ से आते हैं आपको मालूम है? 155 सुन लीजिए मुझे, 155 ये आजम जी, मैं आपके साथ नहीं बोलती, मैं आपके साथ नहीं बोली, मुझे सुन लीजिए, मैं जानती हूँ, मैं थोड़ा कड़वा बोलूंगी, आपको लगेगा, ठेस लगेगी, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि अखिलेश जी को भी बड़ी लग रही है, बिल्कुल आपको लगेगी, मैं समझ सकती हूँ, आपके दर्द को समझ सकती हूँ, थोड़े देर झेल लीजिए, मुझे 10 तारीख तक झेल लीजिए, जल्दी से रखिए अपनी बात। सुनिए मुझे, सुनिए आजम खां, तो मैं ज्यादा और कहीं नहीं जाऊंगी, ना गायत्री पर जाऊंगी, ना कहीं नहीं जाऊंगी, आजम खां को सुन लीजिए। क्या वो बहुत अच्छे आदमी है? क्या कहते हैं आप उनके लिए? उनको आप टिकट दे देते हैं, आप उनके बेटे को टिकट दे देते हैं, वो तो बहुत शरीफ आदमी होंगे, जो वहाँ जहाँ के लिए ईश्वर के लिए, मैं ईश्वर क्या उनके शब्दों में कहूँ, खुदा, वहाँ की जमीन को, मिट्टी को भी नहीं छुआ जाता, वो उस पे कब्जा करके बैठा हुआ है। आलोक जी, ठीक है आलोक जी, भले ही हाईकोर्ट से जमानत मिली हुआ है आशीष मिश्रा को, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी को डेंट होगा इन चुनावों में? किसानों का मुद्दा बहुत अहम रहा, उनमें आक्रोश आज भी बरकरार है। वक्त पर एक खास जाति के लोग नाराज थे, और अगर ये सेनी के बच्चे आशीष मिश्रा को अगर जमानत मिलती है तो उनकी नाराजगी भी दूर हो सकती है। कल के पीएम को, प्रधानमंत्री के बयान को बड़े गंभीरता से लिया जाना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा है, 2 लाइन में कहा है कि जो कृषि सुधार बिल आया था वो कमजोर किसानों के हित में आया था, राष्ट्र के हित में आया था, और बाकी उन्होंने जब वापस लिया तो एक दबाव में वापस लिया, वो साफ संकेत था। तो अपनी जगह प्रधानमंत्री अभी खड़े हैं, और किसान जिसकी घबराहट बाकियों में लग रही है, हो सकता है धरातल को किसानों की घबराहट ना हो, और जिस ढंग से पोलराइजेशन की राजनीति हो रही है उसमें ये सब कुछ फायदा में जा रहा हो भारतीय जनता पार्टी के, ये भी संभव है। और इस मकाम पे जब बार बार भारतीय जनता पार्टी पर एजेंसियों के दुरुपयोग और संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगता रहा है, उसमें हो सकता है कि ये संयोग ना हो, कोई एक तरीके से बात की गई हो कि इस वक्त में उसे अगर जमानत मिल जाती है तो एक नाखुश मतदाताओं का श्रेणी जो है उनके साथ हो जाएगा। ठीक है राय साहब, इसे किस तरह से आप देखते हैं? क्या वाकई आपको लगता है, और आप आलोक जी की बातों से इत्तेफाक रखते हैं क्या? नेहा, मैंने पहले भी कहा था, इस पर मैं टिप्पणी अभी नहीं करूंगा, ये आने वाला कल बताएगा। आज का चुनाव तो हो चुका और व्यक्तियों पर चर्चा होती है, लेकिन व्यक्ति इतने महत्वपूर्ण आमतौर पर होते नहीं है। आज का जो चुनाव था उस पर मैं जरूर बात करूंगा। आज के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को काफी घाटा हुआ है। बहुजन समाज पार्टी जो शुरू में नहीं दिख रही थी लड़ती हुई, बहुजन समाज पार्टी भी काफी सीटों पर अच्छी लड़ाई में है, डायरेक्ट लड़ाई में है, और बहुत सारी सीटें उसमें जीत सकती है। भारतीय जनता पार्टी 30-35 से आसपास मुझे लगता है सीटें इस पहले फेज में ही लूज कर रही है। इसको भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करे या न स्वीकार करे, प्रवक्ता के नाते ये मेरी बहन बेटी जो भी है, ये तो खैर इनका कर्तव्य है कि ये 10 मार्च को शाम को 4 बजे तक इसी तरह की बात करती रहे, और दूसरी पार्टी के भी जो प्रवक्ता होते हैं वो इसी तरह की बात करते हैं, स्वाभाविक ही है। लेकिन हकीकत यह है कि ये सत्ता विरोधी लहर का चुनाव है, ये लहर चल चुकी है। ये जरूर है कि मध्यांचल का इलाका, अवध का इलाका
वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कुछ अच्छा आधार रहा है, वहाँ ये कितना रोक पाते हैं ये देखना पड़ेगा। पूर्वांचल में फिर जाकर के भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत खराब है। ठीक है। और फिलहाल सत्ता के खिलाफ नाराजगी, महंगाई, बेरोजगारी, वादा खिलाफी और तमाम तरह की बातों और अहंकार, इस सबके खिलाफ मतदाता इस बार निकल रहा है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है। धर्मवीर चौधरी जी, लगातार इस बात को कहा जा रहा था कि मायावती उस सक्रियता के साथ न ही चुनाव प्रचार कर रही हैं, ये न ही चुनावी मैदान में हैं, न ही प्रत्याशियों को उतनी सक्रियता के साथ उतारा जा रहा है। क्या वाकई ऐसा है कि चुनावों से पहले ही कहीं न कहीं ये तय है बहुजन समाज पार्टी को कि सत्ता तो उनकी नहीं आने वाली? देखिए, ये जो मीडिया है ना नेहा जी, ये बहुजन समाज का दुश्मन है मीडिया भी। और ये सत्ता पक्ष के साथ में मीडिया का जो गठजोड़ है, इसके लिए माननीय काशीराम साहब पहले ही समझा गए थे अपने अनुयायियों को कि मनी माफिया और मीडिया से देशवासियों सतर्क रहना। तो मीडिया का दुष्प्रचार है ये। हमारे कैंडिडेट पिछले 1 वर्ष से लगातार मैदान में डटे हुए हैं। 9 अक्टूबर को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 10 लाख लोगों के साथ में रैली की थी और प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन का समापन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी लखनऊ में किया था। ये नीला झंडा और नीला डंडा पूरे प्रदेश में दौड़ रहा है, लेकिन मीडिया को दिखाई नहीं देता है। मीडिया को तब दिखाई देगा जैसे 2007 से 12 की हमने सोशल इंजीनियरिंग में सरकार बनाई थी। ये तो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसी तरीके से जब 22 में रिजल्ट आएंगे नेहा जी, अखिलेश यादव कहते हैं कि हमारी बदौलत आप लोगों की सीट लोकसभा चुनाव में आ गई, नहीं तो बीएसपी का तो जनाधार ही नहीं था। वो तो अखिलेश यादव कह रहे थे, हम थोड़ी कह रहे हैं। मैं आपको बता दूं नेहा जी, आप 17 का आंकड़ा देखिए, 22% से ऊपर हमारा वोट परसेंट है 22 में। इतना तो समाजवादी पार्टी का भी नहीं था, जबकि हमने 12 में सरकार छोड़ दी थी और 17 में समाजवादी पार्टी ने छोड़ी थी, जबकि इनके साथ में कांग्रेस का गठबंधन भी था, तब भी ये इतने वोट परसेंट पे नहीं आ पाए थे जितने हम अकेले दम पे आ पाए थे। और ये जो 5 लोकसभा की सीटें आई थी ना समाजवादी पार्टी की 19 में, ये भी बहुजन समाज के वोटों की बदौलत आई थी। और उससे पहले आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने एक इशारा किया था, फूलपुर, कैराना और गोरखपुर का हमारे लोगों ने हरा दिया था सत्ताधारी पक्ष को। और आज भी अभी ये राय साहब कह रहे थे, मैं आपको बता दूं कि इस प्रदेश में बीएसपी 2007 से 12 की सरकार रिपीट करेगी। जिस अनुपात में हमने टिकटों का वितरण किया है सामाजिक सरोकार के रूप में, सामाजिक सोशल इंजीनियरिंग के रूप में बहन जी ने, हम निश्चित जो है इन विरोधी पार्टियों का सुपड़ा साफ कर देंगे। और ये जो गठबंधन चल रहा है, ये गठबंधन मैं आपको फिर दोबारा कह रहा हूँ, जाट समाज के वोट इन ठगबंधन के समाजवादी पार्टी की साइकिल को मिलने वाले नहीं है। अच्छा। संजय लाठर सुबह 8 बजे चुनाव हार जाएगा, मेरी बात को नोट कर लीजिएगा। और ये जो प्रदेश में जो माहौल गुंडागर्दी का बीजेपी की सरकार चला रही थी, ये जो ठोको नीति चल रही थी, जनता अपने वोट की ताकत से इनको ठोक देगी। अब ये तो इंतजार कर रहे थे, जो महंगाई की मार है, अच्छे दिन की आस है, ये ठोक देगी जनता इनको। और उत्तर प्रदेश में निश्चित 2022 में बीएसपी की सरकार बनेगी। 5वीं बार उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनेंगी, निश्चित। आप नोट कर लीजिएगा नेहा जी। जी। हाँ, अभी तो पहला चरण है ना, क्योंकि नोट वाली माला जो पहनना है पहनती नहीं है और पहनना है, इसलिए पहनाएगी जनता उनको। राय साहब, आपने सुना चौधरी धर्मवीर सिंह को, उनका कहना है कि ये जो गठबंधन बना है, इनके पास वोट नहीं आएंगे। ये गठबंधन जो बना है, जाट इसको बिल्कुल वोट नहीं देंगे। नेहा, मैंने पहले कहा, देखो मैं तो किसी पार्टी में नहीं हूँ। मैंने पहले ही कहा कि जो भी प्रवक्ता किसी पार्टी का होता है, वो उसकी मजबूरी हो तो उसको कहना भी चाहिए और उसको उत्साह में रहना चाहिए। उसको पूर्ण बहुमत नहीं, उसको 3/4 और बल्कि 4/5 बहुमत की बात करनी चाहिए। ये उसका कर्तव्य है और ये सारे लोग यही कर रहे हैं। लेकिन मैं तटस्थ और निष्पक्ष बात कर रहा हूँ। मुझे बहुजन समाज पार्टी की बात नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने कहा अपने पिछले वक्तव्य में कि बहुजन समाज पार्टी कई सीटों पर अच्छी लड़ाई में और जीत भी सकती है इस चुनाव में, जो पहले दिखलाई नहीं पड़ रही थी। लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो पहला दौर गया है, इसमें गठबंधन काफी अच्छी मात्रा में सीटें जीत रहा है और भारतीय जनता पार्टी उतनी ही बड़ी मात्रा में सीटें हार रही है। ये भी सच है कि बहुजन समाज पार्टी भी पहले के मुकाबले ज्यादा सीटें इस बार की चुनाव में, पहले दौर के चुनाव में जीत रही है। ठीक। और ये सारा चुनाव सत्ता विरोधी शहर का चुनाव है। ठीक है कंचन जी, इससे पहले हमने देखा कि कैराना में भी अमित शाह पहुंचे, डोर टू डोर प्रचार किया, पलायन का मुद्दा उठाया गया,
कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया गया, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाया गया, मुद्दे कई रहे, लेकिन वो मुद्दे नहीं धरातल पर दिखाई दिए जो वाकई उत्तर प्रदेश में मुद्दे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, कोरोना काल में जिस तरह से लोगों को दिक्कतें हुई उसका मुद्दा। क्या नहीं लगता कि इन मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की गई थी, इसलिए इन तमाम मुद्दों को लाया गया, जैसा कि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है? नहीं नेहा जी, क्या आपको नहीं लगता है बेरोजगारी के लिए क्या आप केवल सरकारी नौकरियों को ही बेरोजगारी रोजगार कहेंगे? नहीं ना, फिल्म सिटी हमारे यहाँ पर बन रही है तो कहीं और से नहीं, लेबर जो होगा या फिर जो भी काम करने वाले होंगे वो हमारे प्रदेश से और हमारे देश से ही होंगे, या फिर किसी प्रकार से जो भी कारखाने हमारे यहाँ पर लग रहे हैं वो सब हमारे ही लोगों के लिए होंगे। नया जो भी कार्य हो रहा है उसमें भी न हमारे ही यहाँ के लोग होंगे, तो रोजगार तो हम देने का प्रयास कर ही रहे हैं। जो भी चीनी मिलें खोली जा रही है, जो भी मंडियों पर आधुनिक होगा, इन सब चीजों पर जहां क्योंकि विपक्ष बार-बार आरोप लगा रहा है कि तमाम एमओयू तो साइन हुए लेकिन वो धरातल पर दिखाई नहीं दिए, न फैक्ट्री लगी, न कारखाने लगे, न कोई ऐसा रोजगार सृजन का मौका सरकार की तरफ से दिया ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। तो ऐसे में अब सवाल इस बात को लेकर है कि रोजगार ना मिलना एक बड़ा इशू नहीं है क्या उत्तर प्रदेश में, जिस पर बहस नहीं हो रही? नहीं, ये बात आप, ये तो विपक्ष की बात है ना, उनके लिए यही पक्ष की बात है कि उनको ऐसी बात करनी चाहिए। कौन कहता है कि हमारे यहाँ कॉरिडोर बन रहा है, यूपी में कॉरिडोर बन रहा है, वो भी डिफेंस कॉरिडोर, और इतनी बड़ा काम होने जा रहा है, तैयारियां चल रही हैं, हमारे यहाँ पर एयरपोर्ट्स बन चुके हैं, मेडिकल कॉलेज बिल्कुल धरातल पर है। ये तो इनका काम है, इनको कहने दीजिए, वो कहेंगे ही। कैसे मतलब जो लोग कह रहे हैं, जो लोग जनता है, क्या वो झूठ बोल रही है? नहीं, उनको तो सुविधा मिल रही है। जो रोड बन रहे हैं क्या वो धरातल पर या मैप पे बन रहे हैं? नहीं ना, हमारे यहाँ पर यूपी में 5 एक्सेस वे बन गए हैं, तो कहाँ हमने किसी धरातल पे ना बना करके मैप पे बना दिया है? नहीं ना, वो वहां पर लोग चल रहे हैं, जो जनता चल रही है, उनको बरगलाने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है, तो इनको बरगलाने दीजिए। ये बरगलाएंगे, बाकी 10 तारीख को इनका जो ये भी बग है वो सब बंद हो जाने वाला है, क्योंकि जिन कार्यों पर और जिन विकास पर जनता चल रही है, जैसे मैं आज सुन पा रही हूँ, जहां पर ठीक है। आलोक जी अब सवाल इस बात को लेकर है, सीपी राय जी ने कहा कि 2019 का चुनाव नहीं जीतती भारतीय जनता पार्टी अगर पुलवामा वाला मसला निकल कर सामने नहीं आता। देखिए, ध्रुवीकरण की राजनीति कुछ हद तक इफेक्ट डालती है, प्रभाव डालती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कुछ हद तक प्रभाव डालती है, इसको माना जाएगा। लेकिन क्या वो मुद्दे जो वाकई जिसका जिक्र मैं लगातार कर रही हूँ, बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो, या तमाम कोरोना काल का अगर हम उस दौरान की दिक्कतें देखें, क्या ये मुद्दे दरकिनार कर दिए जाते हैं जब इस तरह के मुद्दे हावी हो जाते हैं, जिसका जिक्र अभी सीपी राय जी ने किया था? बिल्कुल नहीं, जो कह रही हैं आप, इसके लिए कोई और गुनाहगार नहीं है, इसके लिए विपक्ष गुनाहगार है। विपक्ष को जिन मुद्दों को ठीक से उभारना चाहिए उसे उभार नहीं पाई, इस पूरे कैंपेन में लगा, एक तरीके से वो ट्रैप में आती हुई दिखी, और एक जो ओहरा क्रिएट किया गया कोरोना का या बाकी मसलों का, उस दबाव में अभी भी मुझे दिख रहा है। मैं जब घूमने के बाद मुझे लग रहा है कि अभी जैसे बीएसपी की बात हो रही थी, वो कह रहे थे मीडिया पे भले ही आक्षेप लगाए, लेकिन धरातल पर कोई दिखा नहीं, और एक लंबे समय तक नहीं दिखा। कोरोना का टाइम था, बहुत महत्वपूर्ण टाइम था। मैं फिर से इस बात को दोहराता हूँ, उस वक्त कौन से उम्मीदवार लोगों के बीच खड़े थे, जाहिर तौर पर संवेदना का कुछ न कुछ वोट का प्रतिशत इन आवेगों के अलावा, इन पोलराइजेशन के एजेंडे के अलावा उस उम्मीदवार के हक में जरूर जाएगा। और इसके अलावा जो भी शालीन है, जो लोगों के बीच रहना जानते हैं, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज, उनको कहीं ना कहीं मतदाताओं का वोट मिलेगा। कहते हैं कि डेमोक्रेसी मैच्योर होने का रास्ता यही है, और इसी तरीके से मैच्योर होता दिख भी रहा है। हाँ, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स खुद की है, जितने पैनलिस्ट आपने बिठा रखे किसी न किसी राजनीतिक दल से हैं, और उनका एक अपना अपना नजरिया है। जाकी रहे भावना जैसी मुहूर्त देखी तीन दस। लेकिन इन सब के बावजूद जो मतदाता है, जो मतदान करता है, और दान के बारे में कुछ भी बताना अपने यहाँ अधार्मिक माना जाता है, वो बताता भी नहीं सही से उसको किसका बटन दबा के आ गया। इसलिए तो धड़कने बड़ी हुई कि 10 मार्च को होना क्या है। लेकिन जो कुछ भी होना है नया, मैं यही कह सकता हूँ कि उम्मीदवार बहुत ज्यादा मैटर करेंगे। हर सीट पे उम्मीदवार मैटर करेंगे कि आपने कौन सा उम्मीदवार दिया है। उम्मीदवार भी मैटर करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल अमन पांडे जी आपसे है मेरा, कि जयंत चौधरी ये तो बताते हैं कि उनका जो मतदान है वो कितना महत्वपूर्ण है, लोगों को मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर जाना चाहिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए, लोकतंत्र का पर्व मनाना चाहिए। एक लंबी वीडियो वो सोशल मीडिया पर डाल देते हैं बनाकर, लेकिन अपना मतदान उनका कितना महत्वपूर्ण है ये उनको नहीं पता क्या?
बिल्कुल पता है नेहा जी, अच्छे से पता है। और आज उनकी एक रैली शेड्यूल थी बिजनौर में, और उन्होंने बोला भी मैं प्रयास करूंगा कि पहुंच करके अपना मतदान करूं 7 बजे तक। और उसकी अपडेट अभी मेरे पास तो नहीं, उन्होंने मतदान किया कि नहीं किया, लेकिन उन्होंने प्रयास किया है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि काम तो सभी के पास है, लेकिन ये कहा जाता है कि पहले मतदान, उसके बाद जलपान और उसके बाद तमाम और काम। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हर ये कैसी छवि है नेताओं की? नहीं, आप मुझे ये बताइए सर, आइडियल माने जाते हैं नेता आम लोगों के, अगर नेता ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो जनता से अपील करने लायक है क्या? आलोक जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि ये उनके कार्यालय से खबर आई कि वो मतदान करने नहीं जा रहे हैं, और इसके बहुत सारे मायने हैं नेहा, जो दर्शकों को बेहतर पता है। बार बार इस पार्टी के ऊपर आरोप लगता रहा है कि चुनाव पर्यंत की भूमिका कुछ और होती है, चुनाव के दरमियान कुछ और होती है। तो क्या ऐसा कोई संकेत देने के तहत जयंत चौधरी के कार्यालय से ये बयान आया कि वो रैली में व्यस्त होने के कारण मतदान करने नहीं जा रहे हैं? जी जी जी। ये एक गंभीर मैसेज है। राजनीति में कोई भी कृत्य आप करते हैं तो उसका कोई ना कोई महत्वपूर्ण मैसेज होता है, संदेश होता है। तो क्या वो अपने मतदाताओं के बीच भी यही मैसेज देना चाहते हैं? जी। और ये दिख रहा है मुझे कहीं ना कहीं गठबंधन में कोई ऐसी दरार है, और अगले चरण के मतदान में गठबंधन का उतना ज्यादा महत्व रह भी नहीं जाएगा। हर एक युवा जयंत चौधरी बनकर के आज वहाँ मतदान किया। मतदान के प्रतिशत देखिए, आप बिल्कुल ही परेशान मत होइए, हमारे पक्ष में मतदान हुआ है। और जो मैम रोजगार की बात कर रही थी, आपने देखा कंचन जी ने सारे काम क्या बताया आपको कि हमारे काम हो रहे हैं। जयंत चौधरी ने तो मतदान नहीं किया, आप बाकी लोगों से क्या उम्मीद करेंगे कि वो आपके पक्ष में मतदान करें? बिल्कुल किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हर एक युवा जयंत चौधरी में उम्मीद देखता है, और आज उसी उम्मीद पे उन्होंने जाकर के बटन दबाया। कंचन जी जल्दी से बात रखिए अपनी। जी, ये लोग वही लोग हैं, ये जो जयंत जी हैं, अखिलेश जी हैं, ये वही लोग हैं जो कहते हैं हमारे एक बड़े नेता अगर किसी पब्लिकली किसी लोगों के यहाँ घरों में चले गए तो कहते हैं नहीं उनको तो जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अखिलेश जी जाते हैं तो शर्म लगती है, क्योंकि वो बहुत बड़े राजकुमार है और किसी जो उनको जनता जो जिताती है उनके घर जाने में उनको शर्म लगती है। तो ये बिल्कुल बिल्कुल सेम वाली बात है कि वो वोट डालने नहीं जाएंगे, बस जनता से वोट डलवाएंगे। तो आप समझ गई होंगी कि मैं क्या कहने की प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि ये लोग ऊपर वाले लोग हैं और हम जमीनी लोग हैं। तो हम लोग जो जनता के लिए काम करते हैं ना, तो हमें लोगों को उनके घर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बाकी हम लोग वोट डालते हैं और हम चाहेंगे कि वो हमें वोट डालें, इसलिए हम वोट भी डालेंगे और डलवाएंगे भी, क्योंकि हम ना तो राजकुमार है, ना किसी राजनीतिक पार्टी के किसी बड़े नेता के यहाँ पैदा हुए। हमारे जो भी नेता है वो जमीनी स्तर के नेता है, तो जमीन पे कम से कम नेताओं को इस तरह के काम तो करने चाहिए कि वो लोगों को ये संदेश दे सके और कह सके कि हाँ आप भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए। लेकिन सुबह सुबह वीडियो तो जारी हो जाती है, खुद अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं करते। ये वाकई अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में इतना ही, नमस्कार।